सबसे पहले फोक ब्रेन मंच को शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। और कैलाश जी, आपसे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। आपकी जो भी आपका लिखा बहुत पढ़ा है मैंने, और आपका पेज देखा है, बहुत एक्टिव पेज है, बहुत क्रिएटिव है। और आपसे बातें करना, अपने को समृद्ध करते जाना है। आपने मुझे आज का जो विषय दिया है वो बहुत ही विवादास्पद और बहुत व्यापक, विराट जिसको कहते हैं, विस्तार वाला है। वो 1 घंटे में मैं जितना समेट सकती हूँ समेटूंगी, लेकिन ये सब्जेक्ट डिबेट वाला है और बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 3 पार्ट में आपने नहीं, आपकी समय सीमा नहीं है, लेकिन मैं सुनने वालों की और मेरी एक समय सीमा होगी। जी शुक्रिया सोशल संदेश जी। सबकी सीमा होती है, सुनने वाले 1 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं सुनते किसी को, और 1 घंटे में मैं कोशिश करूँ। नहीं, ये विषय इतना बड़ा है जिस पे किताब, इतनी किताबें दुनिया में लिखी गई, इतनी बहसें हुई, इतने सम्मेलन हुए, तो उस पर मुझे बोलना 1 घंटे में, तो मैं उन सबका निचोड़ आपको 1 घंटे में देने की कोशिश करूँगी। और आज आपने जो विषय दिया है, स्त्रीवाद, रचना संसार, स्त्रीवाद और मैं, ये 3 सेक्शन है। भावना शेखर जी नमस्ते, उधर फिनिश हो गया। स्त्रीवाद, रचना संसार, स्त्रीवाद और मैं, ये तीनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक जगह जुड़ते हैं। मुझसे स्त्रीवाद को अलग नहीं किया जा सकता। रचना संसार में मैं हूँ और मैं हूँ। और जिस तरह से सिमोन ने घोषणा कर दी थी कि मैं स्त्रीवादी हूँ, तो उसी तरह से मैं लेखन में आने से पहले से ही मीडिया में थी, तभी मैंने घोषित कर दिया था कि हाँ मैं स्त्रीवादी हूँ। और इसको आप गाली की तरह बोले, उपालंब की तरह बोले, तंज कसें, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो जो बेपरवाह, बेखौफ, निर्भय नहीं होगा, वो निर्गुण गुण नहीं गा सकता। और मैं यहाँ निर्गुण गुण गाने के लिए हूँ। तो इसलिए फेमिनिज्म को एक अपने ऊपर, उषा दीदी प्रणाम। फेमिनिज्म एक तरह का जुमला है जो स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, स्त्री अगर कोई काम करे, कोई कांड करे, कोई अपने अधिकारों की बात करे, तो हमारा समाज, हम सब उसको बहुत फेमिनिस्ट हो गई हो। तो फेमिनिज्म इस समय लोग कहते हैं फैशन हो गया है, लोगों के लिए फैशन है, किसी के लिए फेमिनिज्म एक आरोप है, फेमिनिज्म एक। मैं उन सबको आज आपके मंच से पहले स्त्रीवाद के बारे में बताना चाहूँगी। थोड़ा बहुत सब जानते हैं, ऊपर सब जानते हैं, सतही चीज़ों को सब जानते हैं, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन क्या है सच में भारतीय संदर्भ में, पश्चिमी संदर्भ में क्या है, और अभी का जो दौर है स्त्रीवाद का, वो क्या है, वो मैं कैसे समझती हूँ। चूंकि मैं हूँ अंत में, तो मैं बता रही हूँ। आप कैसे समझते हैं या आपकी समझ पर निर्भर है, आपकी परिस्थितियाँ और आपकी सब कुछ। मैं कैसे लेती हूँ, मैं कैसे समझती हूँ, ये मेरे अध्ययन और मेरे अनुभव। फेमिनिज्म 2 तरह से मेरी समझ में आई है, एक मेरे अपने अनुभव के आधार पर, और दूसरा मेरी रीडिंग के आधार पर, जो मैंने दुनिया भर की, अगर मैं सच कहूँ तो दुनिया भर की फेमिनिज्म की किताबें मैंने पढ़ी और मेरे पास है। वो सारी किताबें मेरे पास उपलब्ध हैं और मैंने पढ़ी है, चाहे जर्मन ग्रेयर हो, चाहे मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट हो, या वर्जीनिया वुल्फ हो, या सिमोन हो, या रोजा लग्जमबर्ग हो। पश्चिम की कोई नारीवादी नहीं है जिनकी किताबें मेरे पास, और एक नहीं कई किताबें मेरे पास नहीं है। मैंने उन सबको घोट के पिया है, लेकिन ये सब तब पिया है जब इससे पहले मैं अपने को घोषित कर चुकी थी। तो इसलिए मेरे ऊपर किसी पश्चिम की विचारधारा का आतंक नहीं है, आक्रमण नहीं है। उषा दीदी प्रणाम, पापोरी हाय, हेलो, राजवंत राज जी नमस्ते, सबको नमस्कार। चाय पीने का समय हो गया, हेलो हेलो। तो कैलाश जी, जो आपने विषय दिया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, मैं आज बहुत आराम से, मैंने कहा स्त्रीवाद ऐसा विषय है जिसमें मैं
हमेशा बहुत बौखला बौखला के बात करती हूँ। तो आज मैंने कहा आज मैं कूल होके बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत इस पे उबलने लगती हूँ। तो मुझे जरा आज अपने उबाल पे कंट्रोल करके बात करना है। पश्चिम की भी बात करेंगे और पूरब की भी बात करेंगे, उषा दीदी, दोनों बातें करेंगे और दोनों को मिलाकर बात करेंगे। दोनों को मिलाकर बात करना इसलिए जरूरी है कि मैं स्त्रियों को बांटकर नहीं देखती हूँ, मैं स्त्रियों को बांटती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो अपनी धारणा है या जो अनुभव संसार है उसमें स्त्रियां एक वैश्विक नागरिक है। तो और स्त्री विमर्श एक वैश्विक विचारधारा है। फेमिनिज्म एक ग्लोबल आइडियोलॉजी है और इसका मूल सरोकार पैट्रियार्की से मुठभेड़ है, जिसका स्वप्न हमारी गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, भारती जैसी स्त्रियां देखती थी, लोपामुद्रा देखती थी, जिसका स्वप्न हमारे पुरखिनों ने देखी, वही स्वप्न पश्चिम में सिमोन ने देखा, वही स्वप्न। अब ये कैसा स्वप्न था उसकी व्याख्या करूंगी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे यहाँ भारत में बहुत तेज हुआ ये आंदोलन। उसका नतीजा ये हुआ कि सरोजिनी नायडू को ये लगा कि पश्चिम से आया है। अब स्त्री थी और उनको लोग ज्यादा, उन्होंने कहा भारतीय आंदोलन को अलगा दो। उसके अलगा देने से ये हुआ कि हम कमजोर पड़ गए, हमें नहीं अलगाना चाहिए था उस वक्त। इतिहास में कुछ गलतियां हमने की, उसमें ये गलती थी। आज के समय में आप बताइए कि कोई आंदोलन जो स्त्री से संबंधित है या मनुष्यता से संबंधित है, पश्चिम को आप कोरोना काल में लॉकडाउन, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है, पूरी दुनिया। क्या आप अकेले कट के जी सकते हैं इस लॉकडाउन में? नहीं। सामना कर सकते हैं? नहीं। उस समय जो सरोजिनी नायडू ने इसको बहुत संदेश से देखा और अलगा दिया भारतीय स्त्री मुक्ति आंदोलन को पश्चिम से, वो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हुई। उसका नुकसान क्या हुआ मैं अभी आपको बताती हूँ। हम लोगों ने ये मानना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास अपनी परंपरा का उतना एहसास नहीं था और ज्ञान भी नहीं था और अध्ययन भी नहीं था। हमने अध्ययन नहीं किया। इन दिनों जब मैं बहुत अध्ययन कर रही हूँ इतिहास का, पुराणों का, तो एक से एक सशक्त स्त्रियां मिल रही हैं मुझे। और आप इनका पवन करण हैं, उन्होंने तो मिथ की स्त्रियां जो इतनी मजबूत थी, उन पर तो 2 सीरीज में 2 किताब लिख दी है, स्त्री शतक। तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के वो स्त्रियां निकाली हैं जो बहुत सशक्त थीं, जिनके साथ अन्याय हुआ और उन्होंने कैसे, कुछ ने उसमें से आवाज उठाई, कुछ ने नहीं उठाई, लेकिन स्त्री मुक्ति के स्वर हमें वहां से सुनाई देते हैं। जब से स्त्री पैदा हुई है, वो एकमात्र स्वप्न, मुक्ति का स्वप्न लेके पैदा हुई है। वो मुक्ति के स्वप्न को हमें उस युग में जाके पकड़ने की जरूरत है। तो चूंकि हम नहीं जानते थे, तो हमने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब हमारे यहाँ भारत में हम 2 उपनिवेश से गुजर रहे थे उस वक्त, एक उपनिवेश अंग्रेजों का था, दूसरा उपनिवेश स्त्रियों के ऊपर पैट्रियार्की, पितृसत्ता का शासन था। तो पुरुष उस वक्त क्या चाहते थे कि स्त्रियां हमारे साथ आए, लड़ें, आंदोलन करें, अपना हक मांगे, लेकिन वो हमारे साथ बंधी रहें, हमारे साथ, हमसे छिटक के किसी क्रांति की कोई संभावना वहां नहीं थी। जबकि स्त्री विमर्श वो कॉन्सेप्ट है, वो अवधारणा है जो ये स्वप्न देखता है कि एक दिन पुरुष और स्त्री आपसी भाईचारे और समता की जरूरत को स्वीकारेंगे। यह एक साहसिक और आदर्श स्वप्न है ऐसे समाज में, ऐसे भारतीय समाज में जहां गैर बराबरी है, जहां स्त्री पुरुष के बीच शोषक और शोषित का संबंध है। अब आप कहेंगे आज नहीं है, तो फिर मैं आज पर भी आपसे बात करूंगी। आप बहुत सारी प्रतिक्रिया देंगे कि स्त्रियों को फिर ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को फिर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुक्ति और विवाह संस्था दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उस पर भी हम बाद में आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा नारीवाद, स्त्रीवाद के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि नारी स्त्रीवाद की एक धारा है अमेरिका में, जिसको बेबी फ्रिटन चलाती थी उस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। संगठन का नाम था SCUM, SCUM, सोसाइटी फॉर कटिंग अप मेन।
वे पूरी तरह से पुरुषों को नेस्तनाबूद करने पर आमादा थी। उनकी फिलॉसफी थी कि पुरुषों को एकदम मटिया मिट करके ही हम जंग जीत सकते हैं और हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन सिमोन, हम कहते हैं कि पश्चिम से हमारे पास उग्र फेमिनिज्म आया और उसने स्त्रियों को बदल दिया, हमारी स्त्रियों को बदल दिया। तो इसका खंडन किया। उन्होंने कहा है मुक्ति को वर्ग संघर्ष और संपूर्ण समाज की मुक्ति के साथ जोड़ कर और उस दिशा में प्रयास करें। यह लड़ाई पुरुषों के साथ मिलकर लड़ी जानी चाहिए। सिमोन ने पुरुषों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही है, पुरुषों को मिट्टी में मिलाने की बात नहीं कही है। भारत में भी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समानता का ये हमारा जुमला है जो सदियों से हम दोहरा रहे हैं कि स्त्री पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं। तो ये वही बात है कि हम दोनों हम बराबर हैं, हमारे यहाँ असमानता है ही नहीं। असमानता क्यों से आई और फिर उससे लड़ाई शुरू हुई, ये मैं आपको बताती हूँ। 1908 में भारत में, मैं पैरेलल बताती चलूंगी में फिर पश्चिम भारत में। 1908 में लेडीज कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और 1917 में एक संगठन बना था विमेन्स इंडियन एसोसिएशन। उसमें महिलाओं ने मांग रखी थी स्त्री शिक्षा की, बराबर के अधिकार की, मताधिकार की, बहुत सारी उनकी एक लिस्ट थी। यौन उत्पीड़न से, घरेलू हिंसा से मुक्ति, बहुत सारी चीजें जो आज हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें उनकी एक मांग थी कि लेकिन उस समय हालात इतने खराब कर दिए पुरुषों ने, खासकर पितृसत्ता, खासकर राष्ट्रवादियों ने, जो पुनरुत्थानवादी थे, जो जिनकी विचारधारा और कट्टर हिंदूवादियों ने, उन्होंने इतना विरोध किया। रमाबाई जो हिंदू थी, उनको उन्होंने क्रिश्चियन से शादी की और वो सोशल वर्क करती थी। इतना उनको तंग किया हिंदूवादियों ने कि उनको हिंदू धर्म ही छोड़ना पड़ा। तो ऐसा पश्चिम से आया नहीं, हमारे यहाँ स्त्री विमर्श शुरू हो गया था। भाई 18वीं शताब्दी तक तो स्त्रियां गूंगी गुड़िया थीं और पुरुष मनु स्मृति सिरहाने में रखकर सोते थे। लेकिन जब स्त्रियों ने बोलना शुरू किया 19वीं शताब्दी के शुरुआत में और उत्तरार्ध में आते आते ऊपर हो गई, लड़ने लगी, चाहे रुखमाबाई हो, सावित्रीबाई फुले, कोई भी हो, सब इतिहास आगे देखिए, सब जहां तहां लड़ रही थी अपने अधिकारों के लिए। तंग किया गया उनको कि रुखमाबाई को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। तो इतना ही नहीं किया उन्होंने। देखिए, स्त्रियां शुरू से हमारे यहाँ मुक्ति कामी रही हैं, शुरू से उनके सामने संघर्ष और कई तरह की चुनौतियां। उनका संघर्ष था सामंती मूल्यों, धार्मिक रूढ़ियों से टकराना, अंधविश्वासों से टकराना, परिवार के स्तर पर पुरुष शोषण के खिलाफ खड़ा होना। जब आप परिवार में आवाज नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो दूसरों के लिए बाहर जाकर कैसे आवाज उठाएंगे? आप सामूहिक लड़ाई का हिस्सा कैसे बनेंगे? इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो भारत में जिस डिस्कोर्स की जरूरत है, जो सुधार की जरूरत है, वह वैवाहिक ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं, हमारे कहते हैं ना कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन अगर जिस तरह की गैर बराबरी विवाह में देखने में आता है, वो दो देहों का मिलन बन के रह जाता है, दो परिवारों का मिलन है, वो दो आत्माओं का मिलन बन के नहीं रह जाता है। तो एक तो दूसरा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब स्त्रियों ने आवाज उठाना शुरू किया, अपनी मांगे रखनी, भारतीय बात कर रही हूँ, 1930 के आसपास बाल विवाह निरोधक कानून आया। उससे बहुत पहले 1856 में विधवा विवाह कानून पास हो चुका था। उसके बाद 1829 में ही, इससे फिर 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा रोक एक्ट आ गया था, सती प्रथा पे रोक का। जानकर आश्चर्य होगा कि इसका विरोध भी हमारे भीतर से हुआ।
हमारे ही भीतर से हिंदूवादियों ने किया, कट्टर हिंदूवादियों ने पत्र लिखकर कोर्ट में दिया, लंबा चौड़ा, कम से कम 4-5 हजार शब्द का होगा वो पत्र, है मेरे पास। पत्र लिखा जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि स्त्रियां स्वेच्छा से अपने पति से प्यार करती हैं, ये हमारी परंपरा है, इनको इनको इजाजत दी जाए, उन्हें हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी स्वेच्छा से सती होना चाहें तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए। एकदम लंबा चौड़ा पत्र पढ़ के आपका ना नसें तरकने लगेंगी, खून खौलने लगेगा आपका कि कैसे लोग थे। मैं तो आश्चर्य में होती हूँ कि कैसे लोग थे। उस दौर में स्त्रियों ने खुलकर मुखर विरोध किया इसका, इस कानून के पक्ष में वो आई। और आप सोचिए कितनी मुश्किल आई दौर में कानून को पास करने में। अगर अंग्रेज वो पीछे से खड़े नहीं होते तो राजा राम मोहन राय भी टूट जाते में थे, इतने दबाव में थे वो। तो आप सोचिए कि बंगाल के और जहां भी सती प्रथा का था वहां पे स्त्रियों की धीरे धीरे उठनी शुरू हुई थी। तो हमारे यहाँ स्त्रीवाद शुरू से था, ये मुक्ति का स्वप्न शुरू से था, लेकिन स्त्रियों का बस नहीं चलता था। तो इसे यहाँ पे इसलिए मैंने ये आपको बात बताई कि हमारे यहाँ ऐसा ये जो आरोप लगता है कि हम पश्चिम से प्रभावित हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम से तो अलगा दिया गया हमें, बल्कि आज कहूँ तो आज हम ज्यादा पश्चिम की तरफ देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन वहां का समाज बदल चुका है, तो वहां उतनी क्रांति की जरूरत नहीं है जितनी क्रांति की जरूरत हमें है। जब मैं शुरू में जब मैं फेमिनिज्म को समझने का दौर था तो हम लोग को एक कविता रघुवीर साहब की, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, भर भर भात पकाइए, निज घर बार बसाइए। ये भारतीय समाज में स्त्री की मूल तस्वीर है। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, भर भर भात पकाइए, निज घर बार बसाइए। ये थी भारतीय स्त्रियां। लेकिन क्या भारतीय स्त्रियां यहीं तक सोचती थी? नहीं। भारतीय स्त्रियों ने समय समय पर कैसे आवाज उठाई, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण फिल्मों से देती हूँ, तो मजा आएगा आपको। दस्तक फिल्म रिलीज हुई तो उसका एक गाना था, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने पिया की, अपने जिया की। मदन मोहन जी और लता जी दोनों की आवाज में है, लेकिन लता जी की आवाज में आप सुनेंगी उससे ज्यादा तकलीफ मदन मोहन जी की आवाज में दर्द है। वो एक पुरुष आवाज थी जो स्त्री के पक्ष में उठी थी, पहली आवाज फिल्म में। उसके बाद एक फिल्म आती है तीसरी कसम, चले तो मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। इस गाने पे ज्यादा नहीं है, रिदम बहुत बढ़िया है, चिड़िया का रूपक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेटाफर है। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, बर्फी के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। आप देखिए कि स्त्री को मैना, तोता मैना से जोड़ा गया, चिड़िया से, स्त्री की तुलना चिड़िया से। सोने का पिंजरा, उसमें स्त्री बंद है, और एक बंद स्त्री स्वप्न देखती है। उसके बारे में ये गा रहे कि उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया। अब बर्फी के सब रस, अब क्या करेगी? एक चिड़िया जब उड़ती है तो उस अकबकाई हुई है, उसको स्वतंत्रता की आदत नहीं है, आकाश भूल चुकी है। पिंजरे में रहने वाली चिड़िया आकाश भूल जाती है, तो वो क्या करती है? बर्फी उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, वो उड़ी हलवाई की दुकान पर गई, उसने रस चूस लिया उसका। फिर इसी तरह से पूरे गाने में स्त्री का पूरा मेटाफर चिड़िया और स्त्री का पूरा एक सामाजिक दशा का वर्णन है कि स्त्री कहाँ जाएगी उड़ के, कितनी दूर? बजाज की दुकान में जाएगी, हलवाई की दुकान में जाएगी, इतनी दूर में इसकी दुनिया कितनी सीमित है, देख लो। उड़ी उड़ी बैठी यहाँ, उड़ी उड़ी बैठी यहाँ। इसके बाद एक और गाना आता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। विवाहेतर संबंधों का इससे सुंदर गाना कोई भी नहीं है, जो स्त्री दोबारा से जीना चाहती है। मैं इस पर भी आऊंगी कि स्त्रीवाद में कैसे इस चीज को डिफाइन किया गया है।
उसके बाद पाँच साल बाद 65 में फिल्म रिलीज हुई थी गाइड, आज फिर जीने की तमन्ना है। 75 74 75 के आसपास पाकीजा रिलीज होती है। इसमें देखिए स्त्री क्या कहती है। इसमें स्त्री कहती है, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, हमरी न मानो पूछो, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, हमरी न मानो सिपहिया से पूछो। बाजार में छीन लेता है दुपट्टा उसका, बजाज उसको ठग लेता है, अशरफी गज दे देता है। एक स्त्री की ये गवाही दिलवाती है, इस गाने में स्त्री गवाही दिलवाती है कि मेरी मत मानो, मेरी नहीं मानते हो तो इन लोगों से पूछो, इन्होंने मेरा दुपट्टा छीना है, इन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। इस गाने पे हम सब बहुत फिदा रहते हैं, बहुत अच्छा गाना है, बहुत मतलब बजे तो एकदम मन तरंग हो जाता है। लेकिन आज का जो स्त्रीवाद है, आज का जो स्त्रीवाद है जिस गाने में, आज का स्त्रीवाद है, आज की स्त्री नहीं कहेगी इन्हीं लोगों ने लीना दुपट्टा मेरा। आज की स्त्री बंदूक तान देगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उठाने की, हमारी दुपट्टा छीनने की। तो आज की स्त्री क्या कहेगी, शीला की जवानी, आई एम सेक्सी फॉर यू बट तेरे हाथ ना आनी, शीला की जवानी। इस गाना को आप याद करिए। आज की स्त्री ये नहीं कहेगी कि उड़ी उड़ी बैठी है दुकनिया, मन्ना है इन्हीं लोगों ने लीना मेरा दुपट्टा मेरा। वो कहेगी शीला की जवानी तेरे हाथ नहीं आनी, तेरे हाथ नहीं आएगी। इस पूरे गाने को सुनिएगा, इस पूरे गाने में को जब आप सुनेंगे तो आपको स्त्रीवाद की पूरी फिलोसफी सुनाई देगी इस गाने में कि हाँ मैं सुंदर हूं, मैं सेक्सी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूं। मैं वो नहीं स्त्री हूं जिसकी तुम कल्पना करते थे, क्योंकि मैं बदली हुई स्त्री है। तो शीला की आप गाना सुनने में जरूर आपको शीला की जवानी सुन के लगेगा कि बहुत ही चीप टाइप की है, लेकिन आप इस पूरे गाने को सुनेंगे। जब ये गाना रिलीज हुआ, जब ये गाना आया फिल्म में, फिल्म बहुत खराब है 30 मार का, लेकिन इस फिल्म के इस गाने ने बहुत एक उस वक्त इतना इस गाने पर इतनी स्टोरीज लिखी गई, इतनी रिपोर्ट लिखी गई, इस गाने को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि ये उस समय के स्त्री का स्वर माना गया पूरा गाना। आज सुन लीजिएगा इस गाने को। तो मैं ये स्त्रीवाद को फिल्मों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं जरा वैवाहिक संस्था पे आती हूँ कि वैवाहिक संस्था के बारे में लोग कहते हैं कि प्रेम में सब बराबर होते हैं, प्रेम का जो धरातल होता है सब बराबर होता है, लेकिन विवाह में असंतुलन हो जाता है, असमान हो जाता है। विवाह का जो मूल चरित्र है वो असमानता का ही, गैर बराबरी का ही है। अब उस पर स्त्रियां जो प्रतिक्रिया देती हैं, प्रतिक्रिया देने से काम नहीं चलेगा, क्रांति, और हर प्रतिक्रिया क्रांति नहीं होती। प्रतिक्रिया और क्रांति में फर्क है। प्रतिक्रिया यह कह देना आसान है कि स्वतंत्रता की कामना करने वाली स्त्री को विवाह नहीं करना चाहिए। यह इसका अर्थ ये नहीं है कि विवाह जो स्त्रियों का विवाहित स्त्रियों का जीवन खराब हो गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। ऐसे तो बड़ी बड़ी संख्या में स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो पाएगी, और बड़ी संख्या में स्त्रियां मुक्त नहीं हो पाएंगी, और ना वो मुक्ति का स्वप्न देख पाएंगी एकदम से। बल्कि मैं कहती हूँ कि ना पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है कि मैं विवाह के पक्ष में हूँ या नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि विवाह स्त्री की मुक्ति में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमें इस चीज को देखना। मैंने बहुत सोच समझ के विचार करके विवाह नामक संस्था पे मैं वर्षों से सोचती आ रही हूँ। इसमें मैंने अलग अलग किस्म के बयान दिए हैं, अलग अलग मैंने पढ़ाई की है, और ये इसका विकल्प हमारे पास नहीं है, अभी तक नहीं है। और अगर हम भारतीय परिवार और समाज में यकीन रखते हैं, भारतीय मूल्यों की बात बहुत होती है आजकल, लेकिन स्त्री की कुर्बानी पे नहीं ये मूल्य कायम होने चाहिए। इसके लिए मानवीय मूल्य बहुत जरूरी है, और इस स्त्री एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, तो उसकी कुर्बानी पे कोई मूल्य नहीं चाहिए, कोई परंपरा हमें नहीं कायम रखनी स्त्री की कुर्बानी पे। तो हमें ये इसमें हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि विवाह नामक अगर संस्था है तो उस स्त्री मुक्ति का रास्ता इसके जरिए कैसे होके जाता है। क्या हम संबंधों से मुक्ति चाहते हैं, या हम संबंधों में रहते हुए मुक्ति चाहते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा।
सबसे है कि जो हमारी जो दुनिया है उसमें एक लौकिक जगत है, हमारा लौकिक जगत। इसमें एक सामान्य पुरुष की क्या ख्वाहिश होती है कि एक बेहतर विकल्प होता है उसके पास कि स्त्री को काबू में रख लें। अब स्त्री को उसके लिए उसका परिवार और समाज तैयार करता है, काबू में जाने के लिए तैयार करता है, जिसके चलते स्त्री की शक्ति, इच्छा, उसकी बौद्धिक क्षमता, सबका सिलसिलेवार और उच्छेदन कर दिया जाता है। पूरा समाज, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तो बहुत विश्वविख्यात कोट है सिमोन का, तो यह मैं बताती हूँ, पैदा तो स्त्री ही होती है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन की जरूरत, लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है वो समझने की जरूरत है कि स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तो हमारे भारतीय समाज में क्या होता है कि एक स्त्री को काबू में रखने के लिए उसको शुरू से तैयार किया जाता है, उसको थोड़े थोड़ा ग्राइप वाटर की तरह उसको बचपन से ही पिलाया जाता है कि वो उसकी शक्ति, उसकी इच्छा, उसकी बौद्धिक क्षमता, सबका सिलसिलेवार कांड कर दिया जाता है उसका। अब स्त्री क्या करे, स्त्री के पास एक देह है, उसमें अगर एक विचार, बौद्धिकता शामिल हो जाए तो समूची वैवाहिक संस्था में, परिवार में भूचाल आ जाता है। भूचाल, उस भूचाल से निपटने की तैयारी स्त्री को करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ लिटरेचर से भी और कुछ पश्चिमी उदाहरण देते हुए कि दो किताबें हैं जिसने भूचाल ला दिया था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। एक है मादाम बावेरी, गुस्ताव फ्लावेयर का, एक द फर्स्ट लेडी चैटरली, D.H. लॉरेंस। मैं स्त्री वाद को थोड़ा समझने के लिए इसका थोड़ा खुलासा करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी भावनाएं भी हमारी देह से जुड़ी होती हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। स्त्री पर जब D.H. लॉरेंस लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि पुरुष सिर्फ उस सीमा तक स्त्री की प्रशंसा करता है जब उन्हें लगता है कि वो खुद भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद स्त्री के प्रति उनके भीतर ईर्ष्या और अविश्वसनीयता जन्म लेने लगती है। तो वो एक लेखक बहुत संवेदनशील होता है, वो इन चीज़ों को समझता है। मैं आपको 1849 और में यूरोपीय क्रांति का थोड़ा सा बताती हूँ कि जब एक यूरोप की एक स्त्रीवादी लेखिका हुई मैरी वोllstonecraft, वो आंदोलन अमेरिका में, यूरोप में जो आंदोलन हुआ उस दौरान वो उसकी अगुआ बनी, और अमेरिका में उनके पैरेलल एलिजाबेथ कैंडी स्टेन और मार्गरेट फुलर जैसी स्त्रियां आंदोलन में थी, और उससे पूरी दुनिया प्रभावित। अमेरिका कुछ भी करता है तो, और उसके बाद यूरोप प्रभावित होता है, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से हम लोग प्रभावित होते हैं, यूरोप के थ्रू हमारे पास सारी चीजें आती हैं। तो उस समय वहां पर फेमिनिज्म की जो हालत, जिसका असर हमारे पर बाद में पड़ा, तो मैं इसलिए वो बता रही हूँ कि वहां से हमारे असर कैसे, जैसे मॉडर्निज्म भी उसके थ्रू आया, यूरोप के थ्रू, कल बंगाल होते हुए हमारी तरफ। तो स्त्रीवाद किस तरह से, पश्चिम का स्त्रीवाद किस तरह से आया, फिर उसे हमने किस तरह से ग्रहण किया। देखिए मैरी वोllstonecraft ने उस अपने जीवन काल में उस समय स्त्रियों की वैधानिक सामाजिक स्थिति को बहुत करीब से देखा, और देखा कोई बदलाव नहीं हो रहा है उनके जीवन में। यहाँ तक कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो स्त्रियों ने नेतृत्व करना चाहा, स्त्रियों ने उसमें अपनी भी बात घुसानी चाहिए। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के अगुआ थे, जो नेता थे, लीडर थे, उन्होंने नहीं माना स्त्रियों की मांग, डिमांड को, उसको साइड कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जबकि स्त्रियों ने उसी समय उनसे लैंगिक समानता की बात की, घरेलू हिंसा की बात, गैर बराबरी की बात की, उत्पीड़न की बात की, बहुत सारी बातें थी स्त्रियों की, उनकी भूमिका को जिस तरह से समेट दिया गया था उसकी बात की। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं ने उसको अस्वीकार कर दिया। 1791 से लेकर 1794 के बीच यूरोप में स्त्री शिक्षा का प्रावधान हुआ। अब आप देखिएगा भारत में कब हुआ, वहां कब हुआ, कैसे हुआ, तो उससे लगेगा कि स्त्रियां समूची दुनिया की एक ही तरह से लड़ रही हैं आज भी। वहां पे स्त्रियों को समान नागरिक के अधिकार मिले,
वहां के, जो बाद में छीन लिए गए। पहले तो दिया उनको 1794 91 और 94 के बीच, उसका फिर से नेपोलियन कोड और यूरोपियन आचार वहाँ लागू हुआ तो स्त्रियों के अधिकार फिर से सीमित कर दिए वहां पे। लेकिन 1840 आते आते 1791 और 94 में हुआ, 1840 आते आते वहां पर स्त्री आंदोलनों ने संगठित रूप ले लिया, सब के सब एकजुट हो गई। तब तक उनमें चेतना आ गई, पीढ़ियां तैयार हो गई, नई पीढ़ी आई, उसने गैर बराबरी को समझा और वो तैयार हो गई। अब स्त्रियों को वहां भी, यूरोप में भी, यहाँ नहीं कि सिर्फ भारत में ही, यूरोप में भी, इसलिए मैं स्त्रियों को बांटकर नहीं देखना चाहती हूँ, नहीं देखती हूँ, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं स्त्री तैयार की जाती है केमिकल रिएक्शन से। यूरोप में भी बचपन में ही स्त्रियों को ये समझाया जाता था। आप तमाम उस दौर के लिटरेचर पढ़िए, इतिहास पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, उसमें बहुत अच्छा चित्रण होता है कि स्त्री, सौंदर्य स्त्रियों का राजदंड होता है और दिमाग शरीर के हिसाब से अपने को ढालता है, और वो अपने सोने के पिंजरे में चक्कर काटते हुए उनको रहना चाहिए, और ये काटते काटते वो जेल में रहना सीख जाती हैं। स्त्रियां पुरुषवादी, वर्चस्ववादी मूल्यों, संस्कारों, नैतिक मान्यताओं और संस्थाओं पे चोट करना भूल गई थी। लेकिन ये जो फेमिनिज्म है, जो स्त्रीवाद है, उसने पूरी दुनिया की औरतों को ये सिखाया, ये चेतना दी कि हमें पुरुषवादी, वर्चस्ववादी मूल्यों, संस्कारों, नैतिक मान्यताओं और संस्थाओं पर चोट करना है, और स्त्रीवाद उस पर चोट करने की अवधारणा है। तो हमने चोट किया। जो समाज, जो सत्ता हमें प्राकृतिक न्याय से, जो नेचुरल जस्टिस है हमारे साथ है, नेचुरल जस्टिस है, हम नागरिक हैं, हमें उसके अधिकारों से स्त्री को वंचित रखते हैं, समानता, उस पर चोट करने की ताकत ये फेमिनिज्म देता है, ये स्त्रीवाद देता है। तो स्त्रीवाद एक सम्मानजनक तरीका है गैर बराबरी से लड़ने का। इसको न मजाक का विषय है, न इसको हल्के से लेना है, और न कोई स्त्री पति से लड़ गई तो वो फेमिनिज्म हो गया, कोई स्त्री चार पुरुषों को कुछ बोलकर आ गई तो फेमिनिज्म हो गया, मामूली सी बात पे। ये फेमिनिज्म नहीं है जो आजकल पुरुष लोग हर औरतों को ये ताना मारते हैं कि फेमिनिस्ट हो क्या, फेमिनिस्ट होना जैसे बहुत बड़ी गाली हो गई है। ये एक अवधारणा है जो स्त्रियों को ताकत देता है गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने के लिए। और सचेतन स्त्रियों का जीवन, कहीं की भी हो, चाहे यूरोप की हो, भारत की हो, उनका जो जीवन है मुक्ति की खोज का एक लाइव दस्तावेज है, लाइव दस्तावेज। कोई स्त्री हो, कहीं स्त्री हो, भारत की हो, वहां की हो। हालांकि बहुत सारी स्त्रियां भी असहमत होती हैं स्त्रीवाद से। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए, जो असहमत है उनसे क्षमा मांगते हुए कि ठीक है, हम जब लड़ेंगे हमें लाभ मिलेगा, उसका लाभ उन्हें भी मिलेगा, लेकिन वो दूर रहे उससे, और स्त्रीवाद से पल्ला झाड़ ले, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन वो उनकी मर्जी, स्त्रियों की मर्जी, वो चाहे तो मैं तो उन्हें बहुत मैं अभी उनको जो स्त्रीवाद के खिलाफ है उन्हें अविवेकी नहीं मानती हूँ। मेरी नज़र में वो भी बहुत विवेकशील स्त्री हैं। खुद को काया में बंद रखना चाहती है तो वो रखे। मैं स्त्री को उसकी काया से निकाल के उसके दिमाग में रखना चाहती हूँ। तो स्त्रीवाद यही करता है कि स्त्री को उसकी काया से निकाल के उसके मस्तिष्क में उसको सेटल करना चाहता है। तो मैं ऐसी स्त्रियों को याद दिलाना चाहती हूँ, ऐसे पुरुषों को याद दिलाना चाहती हूँ जो फेमिनिज्म का मजाक उड़ाते हैं कि स्त्री सिर्फ काया नहीं है, मस्तिष्क भी है। मैं उन तमाम कोमल स्त्री सुलभ, मैं उन तमाम कोमल स्त्री सुलभ उपमानों को नकारती हूँ जो पुरुष हमारी गुलामी की याद दिलाने के लिए यूज करते हैं, जैसे भद्र महिला, अच्छी लड़की, भली लड़की। तो ये कुछ हम स्त्रीवादियों को लोग मर्दाना औरतें कहते हैं। मैं चाहती हूँ सारी स्त्रियां मर्दाना हो जाए। अगर उन्हें यही लगता है
अगर मनुष्य के रूप में हमें स्वीकारने के लिए, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकारने के लिए हमारे प्रयासों को अगर वो हल्का करें, अगर इस तरह से देखें तो हम मर्दाना हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भय ये भी है कि स्त्रियां अगर मर्दाना गुण अपना लेंगी तो पुरुषों को ये भय लगता है कि अगर ये मर्दाना गुण अपना लेंगी तो हमारी अधीनता नहीं स्वीकार कर पाएंगी। तो और ये जाहिर है कि जो पराधीनता है वो सिर्फ स्त्री का अवमूल्यन ही नहीं करती है, पीढ़ियों तक उसकी पहुंच होती है, संदेश जाता है पीढ़ियों तक, उसकी संतानों तक ये मैसेज पहुंचता है कि पराधीनता घुट्टी में पिलाई जाती है, पराधीनता हमें विरासत में मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो डरते हैं, पैट्रियार्की डरती है इससे। बहुत महान विचारक है रूसो, वो तो महान स्त्री विरोधी हैं, उनको अगर पढ़ ले उनके स्त्री संबंधी विचार तो आपको उनसे एलर्जी हो जाए। रूसो कहते हैं कि रूसो ने बहुत डरते थे स्त्रियों से, तो उन्होंने लिखा है स्त्रियों को बहुत कम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें जो भी स्वतंत्रता मिलती है उसका वे अतिरेकी ढंग से यूज करती हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है वे पुरुषों से अधिक व्यभिचारिणी हो जाती है। ये रूसो का कहना था कि औरतों को अगर अधिक स्वतंत्रता दो तो व्यभिचारिणी हो जाती है, ये रूसो का कथन था। अब रूसो कितने डरे हुए थे कि स्त्री की आजादी से डरते थे, मुक्ति से डरते थे। आज भी भारतीय समाज स्त्री की मुक्ति से डरता है, सामने नहीं बोलेंगे, मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन स्त्री की आवाज को दबाने की कोशिश परिवारों में आज भी होती है। उसकी मुक्ति से लोग डरते हैं, उनको लगता है सारा ताना बाना परिवार का सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, सारा ढांचा चरमरा जाएगा, तो वो घबराते हैं। तो आप सोचिए 300 साल पहले 200 साल पहले रूसो ऐसा लिख गए, आज भी यही स्थिति है, पश्चिम में ये हालत है और भारत में भी यही हालत है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ग्लोबल नागरिक है स्त्रियां, कहीं भी उनकी कमोबेश यही हालत है। मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देती हूँ कि सिमोन का जब इंटरव्यू उनकी फ्रेंड कर रही थी, जब पत्रकार एलिस, तो एलिस ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आज के संघर्ष के दौर में स्त्री आंदोलन जितने हैं उसमें पुरुषों का प्रवेश बड़ा वर्जित है, उनसे एक डिस्टेंस है, और स्त्रियों ने कहा है कि पुरुषों को हमारी बैठकों में मत लाओ क्योंकि उनके सामने स्त्रियां बोल नहीं पाती हैं स्त्रियां उनकी उपस्थिति में। आज भी बहुत सारी स्त्रियों की जुबान पुरुषों की उपस्थिति में नहीं खुलती हैं, स्त्रियों ने तो बोलना ही बहुत मुश्किल से सीखा है। आज भी मैंने तो बहुत देखा है कि उनके घर के सदस्य बैठ जाए तो स्त्रियां बोल ही नहीं पाती हैं। मैं भी बहुत सुखद आश्चर्य से देखती हूँ कि जब कोई स्त्री अपने पिता, भाई और पति की उपस्थिति में दहाड़ के बोलती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि सामने बैठे हुए कैसे रिसीव कर रहे होंगे, कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। और राजनीति और समाज पे बोले तो समझ में आता है, अगर स्त्रीवाद पे बोले और सामने पति बैठा हो, भाई बैठा हो, बाप बैठा हो, तो कैसे वो रिसीव करते होंगे और कैसे स्त्री बोल पाती होगी। मुझे तो नहीं लगता कि एकदम सामने बिठा के बोल पाएगी स्त्री। तो एलिस ने सिमोन से यही बात पूछी कि स्त्रियां क्यों पुरुषों से एक दूरी बना के रखना चाहती हैं अपने आंदोलनों में, अपनी बैठकों में। तो सिमोन ने उसका जवाब दिया था कि बहुत अच्छा जवाब दिया था सिमोन ने कि बहुत सी औरतों के कुछ खास अनुभव होंगे, खास तकलीफें होती हैं और कुछ शर्म, संकोच और हीनता बोध के कारण पुरुषों के सामने खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती हैं। उनमें अनेकों स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पुरुषों के सामने बोलने का साहस तक नहीं जुटा पाती। आज स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है कि वे पुरुषों के द्वारा न समझी जाए, न आंकी जाए, और न ही उनके जीवन का साझेदार पुरुष उनके लिए जस्टिस करे, पुरुष उनका न्यायकर्ता न हो। जरूरी है कि स्त्रियां इन सब से मुक्त हों। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि आज भी हमारे समाज में हम स्त्रियां पुरुषों से अप्रूवल चाहती हैं। बिना उनके अप्रूवल के हम कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं है, हम फैसले नहीं ले सकती, हम निर्णय का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। तो स्त्रियां इनसे मुक्त हो, ये सिमोन ने जवाब दिया था। यहाँ पे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, एक छोटी सी भारतीय स्त्रियों की। अब मैंने पश्चिम का आपको बता दिया,
अब भारतीय स्त्रियों की तस्वीर देखिए आप, अनेक कहानियां, अनेक उपन्यास लिखे गए, लेकिन मैं कविता से छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि संक्षेप में आपको बात समझ में आ जाए कि लड़की का घर, मदन कश्यप की कविता है, आप सुनिए कि घर में पैदा होती है लड़की और बार बार जकड़ी जाती है, घर में ही रहने की हिदायतों से फिर भी घर नहीं होता लड़की का कोई, बस एक सपना होता है, एक घर उसका भी होगा पति का घर। सपना देखती है लड़की अपने गांव के सबसे बड़े घर से भी बड़े घर का, पास बुलाते दरवाजे, मुस्कुराती हुई खिड़कियां, माँ के आंचल सी सनेहिल दीवारें, लड़की के कोमल सपनों में होता है सपने सा कोमल घर। दौरे में माहवारी पांव रखती, जहां पहुंचती है लड़की वहां घर नहीं होता, वहां होते हैं मजबूत सांकलों वाले दरवाजे, कभी न खुलने वाली खिड़कियां, लोहे की तरह ठंडी दीवारें, जलता धुआंता बूझता चूल्हा, कच्ची मोरी के पास एक घिसा हुआ पत्थर और कुछ अंधेरे कोने जहां बैठकर करुण उसासों के बीच अपने लड़कपन के सपने उधेड़ती है लड़की। जितना बड़ा होता है घर उतना ही छोटा होता है स्त्री का कोना। अनामिका की कविता है, मैं एक दरवाजा थी, जितना ही मुझे पीटा गया उतनी ही मैं खुलती गई। यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। दो उपन्यासों की चर्चा मैंने शुरू में की थी। उन उपन्यासों की चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि जैसा हमारा समाज आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे तिलमिला उठता है, उस दौर में यूरोप में 20वीं शताब्दी 1928 की बात कर रही हूं मैं, 19 में जब द फर्स्ट लेडी चैटरली उपन्यास आया था तो उपन्यास भयंकर विस्फोट की तरह था। मतलब इंग्लैंड के थे वो, D.H. लॉरेंस, और 20वीं सदी का ये महानतम उपन्यास है, सबसे चर्चित। और इतने दबाव में थे लॉरेंस कि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी भारत का, कि स्त्रियों ने जब लिखा तो उनको क्या झेलना पड़ा। तो अब मैं रचना संसार की तरफ बढ़ रही हूँ, स्त्रीवाद हो गया, मैं रचना संसार की तरफ बढ़ रही हूँ। उसके बाद आखिर में मैं, समय बचा तो आखिर में मैं, तो 20वीं शताब्दी का जब आया तो लॉरेंस इतने दबाव में थे कि उन्होंने इस उपन्यास के 3 प्रारूप लिखे। पहला प्रारूप अपने पाठकों के लिए और अपने लिए लिखा, दूसरा प्रारूप और तीसरा प्रारूप उन्होंने चिंतकों, साहित्यकारों, आलोचकों और दार्शनिकों के लिए लिखा। अब एक विश्व की पहली घटना है कि एक उपन्यास 3 तरह से लिखा गया था, ये दबाव में, रचनाकार के दबाव में। तो इसमें उन्होंने ये साबित किया लॉरेंस ने उस समय में। उसके बाद हमारे यहाँ कैसे आती है ये चीज कि हमारी, मैंने लॉरेंस को पढ़ते हुए ये समझा कि पश्चिम के समाज में लोग, आप कहते हैं ना कि बहुत खुला है, बहुत वहां देह से, लॉरेंस कहते हैं नहीं, पश्चिमी समाज भी की जो संस्कृति है वो भी देहविहीन है, वो भी देहविहीन सोचता है, और भारतीय समाज भी देहविहीन संस्कृति है स्त्रियों के मतलब वहां भी स्त्री के देह पे कब्जा है, यहां भी स्त्री के देह पर कब्जा है। मतलब स्त्री एक कामनाहीन वृक्ष है, स्त्री को कामनाहीन गाछ होना चाहिए, तो वहां भी ऐसे है। अब ये कितना ग्लोबल यथार्थ है, ये दुनिया ग्लोबल है, और जो मैं बात कह रही हूं ये ग्लोबल यथार्थ है, चाहे कोई हो। तो इसलिए स्त्रीवाद को भारत और पश्चिम करके मत अलगाइए, एक साथ देखिए और उसको भारतीय संदर्भ में उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं, हमारी भारतीय स्त्री की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या संघर्ष हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको लेना, उस तरह से हमें लेना चाहिए। स्त्री रोबोट नहीं है, स्त्री को रोबोट में बदलने की जो साजिश हुई, रोबोट अब आया, लेकिन स्त्री को तो रोबोट हमारे यहाँ सदियों पहले बना दिया गया था। तो इनकी लॉरेंस की मित्र ने लिखा है उनके बारे में कि यह उपन्यास लिखते समय लॉरेंस, फ्रीडा लॉरेंस ने लिखा है कि उनकी जीवन साथी थी, कि बहुत भयभीत था लॉरेंस लिखते हुए। अब सोचिए उस जमाने में भी इतना साहस नहीं था, इतना कि स्त्री के इस खुलेपन के बारे में वो लिख सके। तो उनको समाज कह रहा था कि स्त्री के बारे में लिखते समय सतही रोमांच से बचो, सतही रोमांच मत लिखो।
लॉरेंस ने कहा कि हमारी भावनाएं चूंकि देह से जुड़ी होती हैं तो मैं इसको माइनस नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको उनकी बात नहीं मानी और लिखा। अब इसी तरह से एक उपन्यास उस दौर में आया, द फर्स्ट लेडी चैटरली, गुस्ताव लॉरेंस का द फर्स्ट लेडी चैटरली। अभी मैंने चैटरली की बात की, अब मैं इसमें इसका एक अंश आपको सुनाती हूँ द फर्स्ट लेडी चैटरली के, गुस्ताव का, इसमें कि वो कह रहे हैं कि इसके बाद मैं मादाम बावेरी पर आऊंगी। 2 उपन्यासों की चर्चा की मैंने। ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुषों या स्त्रियों के लिए किसी न किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करना जरूरी है। उल्टे आज बहुत से पुरुष और स्त्रियां यौन संबंधों से दूर रहकर ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वे अपनी यौन भावनाओं को पूरी तरह और पूरी स्पष्टता के साथ समझते हों। पिछली सदियों में यौन के क्रियात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता रहा है, अब हमें इसके वैचारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। सदियों तक अंधेरे में रखे जाने के बाद मस्तिष्क अब जानना चाहता है कि यौन क्रिया क्या है। वह इसे पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ समझना चाहता है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि अब स्त्रियों इधर जो नौ स्त्रीवाद है, न्यू फेमिनिज्म, वो विवाह संस्था का निषेध करता है और उसने विवाह संस्था को स्त्रियों की आकांक्षाओं का कब्रगाह बताया है। मैं सहमत हूं चाहे नहीं हूं, ये अलग चीज है कि मैं चूंकि संस्था में हूं तो मेरी असहमति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नौ स्त्रीवाद है वो विवाह संस्था को कब्रगाह मानता है और उसका विरोध करता है। क्योंकि खलील जिब्रान का एक कोट है कि मुझे तो आज तक कोई ऐसा पुरुष या पति नहीं दिखा जो जिस आंख से खुद को देखता है उसी आंख से अपनी पत्नी को देखता हो, उसी स्त्री को देखता हो। तो वो वैवाहिक असमानता को दुनिया के सारे मर्दों ने भी स्वीकार किया है। तो क्या बात है कि स्वीकारने के बाद भी आपके उस मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए नौ स्त्रीवाद ने, न्यू फेमिनिज्म ने उसको नकार दिया है। इसलिए स्त्रियां सिंगल जीने लगी हैं, एकल लाइफ खोज रही हैं, वो हर तरह से निषेध कर रही हैं। अकेले अगर एक विवाह टूट जा रहा है तो दोबारा शादी नहीं करना चाहती। वो सिंगल अपने दम आर्थिक रूप से निर्भर होके अपने ढंग से वो जीना चाहती हैं। उनको दोबारा वो अपने को मस्तिष्क में रखना चाहती हैं, अपनी देह से परे जाकर। अगर वो सिर्फ देह होती तो वो साथी की तलाश करती। अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल की बात भी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो स्त्रियां समझ गई हैं कि ये भी पितृसत्ता का खेल ही है कि घर में एक पत्नी और बाहर एक स्त्री उनको चाहिए। और वो स्त्रियों की जो स्त्रियां शोषित थी, दुखी थी, भावनात्मक रूप से टूटी हुई थी, उनसे संबंध बना के उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अब स्त्रियां इससे भी बच गई हैं, भाग निकली हैं उनके चंगुल से। वो समझ गई हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी 2 स्त्रियों का शोषण होता है, एक घर में जो है, एक बाहर है। तो जो अपने घर का नहीं हुआ वो बाहर का क्या होगा। तो जो घर में ईमानदार नहीं रह सका वो बाहर भी ईमानदार नहीं रहेगा। डबल गेम का मामला है। तो स्त्रियों ने जो लॉरेंस ने उसमें ठीक लिखा है कि अब स्त्रियां ज्यादा खुश रहने लगी हैं। तो भारत की बात मैं कह रही हूं कि भारत में देखिए, या तो स्त्रियां लिव इन में रहना पसंद करती हैं या अकेली रहना पसंद करती हैं। विवाह टूट जाए तो दोबारा उसको अपने जीवन को, अपनी देह को लेबोरेटरी नहीं बनाना चाहती, प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहती। और वो खुश हैं। बहुत सारी एकल स्त्रियां इस समय बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। अब लोग कहेंगे, शुद्धतावादी कहेंगे, शुचितावादी कहेंगे, समाज के ठेकेदार कहेंगे कि फिर तो ऐसे समाज नहीं चलेगा, परिवार का विघटन हो जाएगा, भारतीय मूल्यों का विघटन हो जाएगा, ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है। आप विवाह के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे, स्त्री को बगैर बराबरी खत्म नहीं करेंगे, स्त्री को निर्णय का अधिकार नहीं देंगे, स्त्री को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं करेंगे, उसको संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं देंगे, जब तक का वंश परंपरा के पीछे भागेंगे, जब तक स्त्री के भीतर अब नैतिक साहस नहीं भरेंगे, तो विवाह संस्था का विरोध जारी रहेगा स्त्रियों के द्वारा। जो नौ स्त्रीवाद है वो विरोध करता है। नौ स्त्रीवाद इसकी भी पैरोकारी करता है कि एजुकेशन इसलिए है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। जैसे ही स्त्रियां आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, जैसे ही
स्त्रियां आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं, वो हर तरह के फैसले लेने की हकदार हो जाती हैं, फिर उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं, वो अपने आप को अलग कर लेती हैं। मैं कई ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जिन्होंने जैसे नौकरी हुई, वो घुट रही थी घर में, वो शोषित थी, जैसे उनकी नौकरी हुई, खुद मुख्तार हुई, पैसे आने लगे उनके हाथ में, उन्होंने अपने आप को उस घुटन से, उस शोषण की चक्की से, उस दमन से अपने को अलग कर लिया। दमनकारी ताकतों ने औरतों को मुट्ठी में रखा था, वहां से उन्होंने अपने को अलग कर लिया। तो नव स्त्रीवाद कहता है कि खूब पढ़ो, अपने को रोजगार से जोड़ो, आर्थिक एम्पावरमेंट लाओ, अपनी पहचान बनाओ। नव स्त्रीवाद कहता है अस्मितावादी विमर्श, जो ये पहचान की छटपटाहट है, जो केयर ऑफ से हटने की छटपटाहट है, जो अपने नाम के साथ शीर्षक लगाने का कि शर्मा गुप्ता, शादी के बाद नाम बदलने की जो केयर ऑफ, जो पता बदलने की बात है, तो स्त्री का जो अभी जो नव स्त्रीवाद है वो अस्मिता मूलक नव स्त्रीवाद है। वो अब स्त्री अपनी पहचान के लिए छटपटा रही है, स्त्री अब अपनी पहचान खोज रही है, स्त्री अब अपना पता खोज रही है, स्त्री अब अपना घर खोज रही है, स्त्री अब अपना बनाया हुआ स्त्री के पास क्या खोने के लिए कुछ नहीं, उसके पास कोई परंपरा भी नहीं है। 100 साल का हमारा 150 साल से ज्यादा का ही इतिहास है आंदोलन का हमारा, और हमारे पास जो पुरानों मिथ को में था बीच में अंधकार युग है, तो अंधकार युग के बाद फिर अंधकार युग में स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी परंपरा से, बीच में इतना अंधेरा है, इतना अंधकार है कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए। तो नव स्त्रीवाद कहता है कि परंपरा को ढूंढो, स्त्री का इतिहास लेखन करो, इतिहास में ओझल स्त्रियों को खोजो, जैसे उषा किरण खान ने भामती को खोजा, जैसे मनीषा ने मल्लिका को खोजा, जैसे बाकी स्त्रियां ढूंढ कर निकाल रही हैं, वैसी स्त्रियों को खोदो, खुदाई करो, खनन करो, खनन करके स्त्रियों को निकालो। जैसे महेंद्र मधुकर ने लोपामुद्रा लिखा, तो ढूंढ के स्त्रियों को खुदाई से निकालो, उनका इतिहास लाओ, उनकी कुर्बानियां लिखो, उनके सफरिंग लिखो, उनका अभाव लिखो, उनके दुख तकलीफ और उनके काम लिखो। गार्गी का इतिहास लिखो, भारती का इतिहास लिखो, मैत्रेयी का इतिहास लिखो। आपके पास अनेक स्त्रियां हैं, मीराबाई के जीवन पे बहुत काम हुआ है, मीराबाई को पढ़ो, महादेवी को पढ़ो। ये नव स्त्रीवाद कहता है कि अपनी परंपरा को का पुनर्मार्जन करो, उसको उससे उस संघर्ष और चुनौतियों को लेके नए उसका विघटन करके, विखंडन करके नए मूल्य करो। हमेशा पुराने मूल्य नहीं ढोने चाहिए, हमें नए मूल्य करने चाहिए। ये नव स्त्रीवाद मनुष्यता के पक्ष में है। आज भी स्त्रियों का अपनी कोख से, गर्भ से मोह भंग नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारी फैमिली बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो गोद ले लेते हैं या बिना बच्चे के रहते हैं, लेकिन बच्चों से मोह भंग नहीं हुआ है। स्त्री को कोख कुदरत की देन है, उससे वो मुक्ति नहीं चाहती है। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश में स्त्री अपनी मर्जी से, कोख पर भी उसका अधिकार नहीं है, उस पर भी समाज और परिवार का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन भी नहीं करा सकती। तो कोख पर भी स्त्री का अधिकार है। आप देखिए कैसे कैसे स्त्री को कहाँ कहाँ कंट्रोल में किया गया, स्त्री को काबू में किया गया, कैसे कैसे। तो नव स्त्रीवाद कहता है कि बच्चा पैदा करने का हक स्त्री न करने का और करने का की मर्जी स्त्री की होनी चाहिए, परिवार की नहीं, किसी की थोपी हुई नहीं। 2 लोग आपस में मिल के तय कर सकते हैं, उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। नो स्त्रीवाद, मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, नो स्त्रीवाद का ये स्लोगन है। अब आप इससे सहमत हो असहमत हो, उससे स्त्रियों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है। स्त्रियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुकी हैं, और हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो तो बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो इतने सवाल करने लगी है हम लोगों की हालत देख के कि ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, स्त्री हैं तो ऐसे, शाम को हम क्यों ना जाएं, हम ये कपड़े क्यों ना पहने, कि ड्रेस कोड पे इतनी बातें होती हैं। तो आज की लड़कियां तो नहीं मानती हैं, वो तो कहती है कि मेरी बॉडी है, मैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पहनूंगी, आप नहीं रोक सकते हमें। तो इस तरह की बातें लड़कियां करती हैं। तो ये नव स्त्रीवाद बहुत चेंज है, नव स्त्रीवाद पे बात अभी होनी चाहिए। अब मैं मादाम बावेरी पर आ रही हूँ, जो गुस्ताफ फ्लावेयर का है।
इसमें से मैं एक पैरा आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ जिससे स्त्रीवाद का आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि लिखती है कि एक पुरुष, इसमें नायिका 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 सोच रही है, ईमा नायिका है, वो सोच रही है कि एक पुरुष कम से कम स्वतंत्र तो होता है। अब देखिए, ये इंग्लैंड की स्त्री है ईमा। एक पुरुष कम से कम स्वतंत्र तो होता है, वो घूम फिर सकता है, देश विदेश जा सकता है, रुकावटों को पार कर सकता है और दूर दराज की खुशियों का मजा ले सकता है, जबकि एक स्त्री हमेशा बंधी रहती है, जितनी ज्यादा शिथिल उतनी ही ज्यादा लचीली भी। उसे हमेशा अपनी देह की दुर्बलता और कानूनी निर्भरता के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उसकी आत्मशक्ति उसकी टोपी में टंगे पर्दे की तरह सिर्फ एक धागे पर लटकी हुई हवा के हर झोंके के साथ इधर उधर झूलती रहती है। हमेशा कोई ना कोई इच्छा उसे अपनी तरफ खींचती रहती है, लेकिन कोई ना कोई परंपरा उसके कदम बांधे रखती है। अब जिस परंपरा को, जिस भारतीय परंपरा पे हम बड़ी गौरवान्वित होते हैं, उसको बचाए रखने की पैरोकारी करते हैं, बेचैन है, भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, वो परंपरा स्त्री के पाँव में अगर बेड़ियां डाले तो हमें उसको नकार देना चाहिए। लोहिया जी भी इसी विचारधारा के थे। डॉक्टर अमरनाथ का मैं स्त्री विमर्श पे किताब पढ़ रही थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर वो बेड़ियां, वो परंपरा बेड़ियां डाल रही स्त्री के पैर में तो उसे नकार देना चाहिए। जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक हो वो डाल देना चाहिए। लेकिन इसका व्याभिचारणी, जो रूसो कहते हैं कि स्त्री को अधिक स्वतंत्रता दो तो व्याभिचारणी हो जाती है, ऐसी बात ये वो लोग कहते हैं जो स्त्री से, आजाद स्त्री से डरते हैं। आजाद स्त्री ऐसे भी डराती है लोगों को, क्योंकि वो चुनौती होती है, चुनौती देती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, काबू में नहीं रहती है, और स्त्री को काबू में देखने की और रखने की आदत है। तो रूसो कहते हैं। अब ये जो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में मैं बोलना चाहती थी कि कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा स्वतंत्र होती हैं तो स्वच्छंद होती हैं। स्त्रियों की मुक्ति के हम पक्षधर हैं, उनको स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंदता खराब है, स्वतंत्रता अच्छी चीज है। मैं जिसको रूसो व्यभिचार कहते हैं, उसको भारतीय पुरुष या भारतीय पैट्रियार्की स्वच्छंदता कहती है। मैं नहीं समझ पाती कि स्वच्छंदता को डिफाइन आप कैसे करेंगे। मेरे मामले में स्वच्छंदता मैं डिफाइन करूंगी, क्योंकि मैं जीती हूँ, आप जीते हैं। मेरी लाइफ स्टाइल है, मेरी जिंदगी है, मेरी सोच है, मेरी समझ है, मेरा विवेक है, मेरी समझ है, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन हम जजमेंटल इतने हैं कि हम फैसले देने लगते हैं, और हम स्त्री को उसके चरित्र से देखने लगते हैं, स्त्री को उसके गुण, उसके स्वभाव, उससे नहीं देखते। हम स्त्री के उसके स्वभाव और उसके गुण से नहीं आंकते हैं, हम स्त्री को उसके चरित्र से, उसका चरित्र मतलब, जबकि चरित्र मतलब व्यक्तित्व, गुण और स्वभाव। लेकिन हम स्त्री को चरित्र क्या समझते हैं हम, कि कितनों के साथ उसके संबंध, कितनों से कितनी स्वच्छंद, वो कैसे कपड़े पहनती है, किन पुरुषों के बीच उठती बैठती है, वो क्या बोलती है, क्या बयान देती है। मृदुला गर्ग ने अगर चितकोबरा में स्त्री की कामनाओं का खुला उल्लेख किया तो उन पे केस हो गए, मुकदमे हो गए, सालों तक लड़ती रहीं, 14 साल तक लड़ती रहीं। वो मित्रो मरजानी कृष्णा सोबती ने लिखा तो उन पे आरोप लगे कि कितनी गालियां दी और कितनी फुअर है, निम्फोनिक। मित्रो जो नायिका है उसमें निम्फोनिक है, कितना उन पे आरोप लगा। मैत्री पुष्पा ने अलमा कबूतरी लिखा, उन पे आरोप लगा। गीता श्री ने इंद्रधनुष के पार लिखा, गुरिल्ला प्यार लिखा, तो लंबे लंबे लेख लिखे गए। गीता श्री को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी गई हंस में उसको खारिज करने के लिए, बहुत आसान राह नहीं थी। बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी गई, तो जिन ने लिखी, जयश्री राय ने लिखी, उसको सुनना पड़ा। तो जो कि बोल्ड है, अश्लील है, ये है वो है। तो ये नौ स्त्रीवाद कहता है कि स्त्री को हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्त्री को हम अपने अनुभव, हमारा अपना एक अनुभव संसार है। और आप जितनी दूर, आप एक कहते हैं ना कि बच्चे की आंखों की रेंज ज्यादा दूर नहीं होती है, बड़ों की आंखों की रेंज होती है, वो 3 किलोमीटर तक दूर तक देख सकता है। हम हिमालय की रेंज देख सकते हैं दूर से, लेकिन बच्चे नहीं देख सकते। तो अब पैट्रियार्की की यहाँ कभी भी बच्चे जैसी है, वो देख ही नहीं पाते हैं दूर दूर तक कि ये बदला हुआ समय है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, हम एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां अब समेटना बहुत मुश्किल है, बिखराव बहुत है। समेट आप तभी सकते हैं जब आप मूलभूत आमूल चूल परिवर्तन अपनी सोच में करेंगे, तभी समेट सकते हैं। आप बिखराव को समेट सकते हैं, लेकिन आपको परिवर्तन
परिवर्तनकामी और परिवर्तनगामी होना पड़ेगा। साथियों, स्त्रीवाद और रचना संसार हो गया। हिंदी में बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी गई हैं जिन पे मैं एक बार पटना में आयाम के प्रोग्राम में उषा किरण खांदी की कहानी पर, ओढ़ुल की वापसी, एक ओढ़ुल कहानी पर जब मैं बोल रही थी तो उन्होंने 20 साल पहले या 25 साल पहले कहानी लिखी, तो मैंने मन से कहा था कि उषा दी, ये कहानी आलोचकों की नज़र से बची कैसे रह गई, आपको कैसे नहीं उन लोगों ने लताड़ा, इस कहानी की आलोचना कैसे नहीं हुई, कैसे आप बची रह गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बची रह गई। नहीं तो इस कहानी पे कि स्त्री की अपनी मर्जी से किसी के साथ कैसे हम बिस्तर हो सकती है, किसी के साथ उसकी मर्जी, स्त्री की मर्जी भी होती है, नहीं होती है। लेकिन नो स्त्रीवाद की धमक बहुत पहले कथा साहित्य में आ चुकी थी, लेकिन शुचितावादियों को बहुत बुरा लगता है, तो उनसे क्या वो लोग सच से आंखें चुराते हैं, हम लोग सच का सामना करते हैं। बात ये है, फर्क बस इतना है। अब आखिरी सेक्शन में हम आ चुके हैं, वो है मैं, रचना संसार, स्त्रीवाद और मैं बस अब संक्षेप में अपने बारे में आपको बताऊंगी कि मैं मीडिया में थी और मैं वहाँ पे वीमेन बीट भी करती थी, वीमेन पे बहुत लिखा, बहुत फील्ड में काम किया। उसी दौरान मेरे भीतर ये फेमिनिज्म, जब स्त्रियों, मैं सामंती परिवेश से आती हूँ तो विद्रोह तो था ही भीतर। जब मैंने स्त्रियों को देखा बहुत करीब से तो मुझे था कि मैं कुछ क्रांति टाइप करना चाहती हूँ। तो मैं लेखन ही कर सकती थी, तो मैंने लेखन के जरिए मेरी कहानियों का मूल, आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं लोग स्त्री विमर्श के खांचे में कहानियां लिखती हैं, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ हाँ, मैं खांचे में लिखती हूँ, क्योंकि आप खांचे में बंद करके स्त्री को देखते हैं, तो मेरी स्त्रियां उस खांचे को तोड़ देती हैं। तो मैं मेरी नायिकाएं व्यभिचारिणी नहीं है, मेरी नायिकाएं अतिरेकी नहीं हैं, मेरी नायिकाएं साहसी हैं, फैसला लेती हैं, टकराती हैं, मुठभेड़ करती हैं, आवाज उठाती हैं और पहले एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, जो मेरा मूल स्वभाव है कि पहले वो कोशिश करती हैं कि एडजस्ट करें, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए तो उससे बाहर कूद कर आ जाती हैं। तो मेरी कहानियों का मूल स्वर, मेरी कहानियों का मूल स्वर स्त्री स्वर है, स्त्रियां हैं, मेरा एजेंडा कह सकते हैं, मेरा लक्ष्य स्त्रियां हैं और मेरी सारी कहानियों में स्त्रियां हैं। पहले पुरुष बड़े मेरी कहानियों में टेढ़े मेढ़े आते थे, असहयोगी होते थे, बहुत मैंने उनके साथ ऐसे ही पुरुषों को कहानियों में दर्ज किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मेरा अनुभव अच्छा हुआ, मुझे अच्छे पुरुष मिलने लगे, तो सहयोगी पुरुष भी दिखे, समाज बदल गया है, पुरुष भी बदल गए हैं, तो मेरी कहानियों में सहयोगी पुरुष भी आने लगे। तो मुझसे ये बुक फेयर में वंदना राग ने सवाल पूछा कि आजकल आपकी कहानियों में बदला हुआ पुरुष दिख रहा है, तो मैंने ये कहा कि समय बदल गया है, समाज बदल रहा है। नौ स्त्रीवाद ने इतना काम तो किया है कि पुरुषों को भी किचन में लाके खड़ा कर दिया है, पुरुषों को भी बच्चे की ड्यूटी में लगा दिया है, बेबी सिटिंग करने लगे हैं। नौ स्त्रीवाद ने इतना तो किया है कि पुरुषों को ये समझा दिया है कि स्त्रियां भी थकती हैं, स्त्रियों के पास भी दिमाग है, स्त्रियों को भी लेखक बनना है, स्त्रियों को पत्रकारिता करनी है, स्त्रियों को भी फील्ड में जाना है, स्त्रियों को भी थोड़ा फुर्सत के पल चाहिए, स्त्रियों को भी मनोरंजन चाहिए और स्त्रियों को भी शाम के महफिलें चाहिए, स्त्रियों को भी थिएटर देखना है, संगीत सुनना है। तो नौ स्त्रीवाद ने पुरुषों को समझाया है, डराया है, चेतावनी दी है, चुनौती दी है और आगाह भी कर दिया है कि ये न कहिएगा कि हमने समझाया बताया नहीं था, क्योंकि आगे हम अगर अपनी बेटियों का कहीं रिश्ता करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हाथ में चाय का छलकता हुआ प्याला लेके ट्रे में नहीं आएगी, नमस्ते गाना सुनाओ तो बैठ के ऐसे गाना सुनाएगी, वो तो दौड़ गया। तो जब वो दौड़ गया, नई स्त्री आ चुकी है आपके समाज में, तो नई स्त्री के स्वागत के लिए समाज को तैयार होना है, परिवार को तैयार होना है, पितृसत्ता को तैयार होना, पेट्रियार्की को तैयार होना है। तो नई स्त्री के लिए, और मेरी कहानियां उसी नई स्त्री की बात करती है, मेरी कहानियां उस नई स्त्री को खोजती है, जो जीवन में नहीं हो सका उसको कहानी में संभव कराती है। तो ऐसा करना चाहिए, तो मैं उस तरह का समाधान देती हूँ। और कहीं भी मेरी कहानियों की नायिकाओं को आप उस तरह जो आरोप आप लगाते हैं,
ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि मैंने कहा क्या है। क्या मैंने मजे लिए उस कहानी में? क्या मैंने उस पात्र से मजे लिए, या मैं उस पात्र के उस काम के पक्ष में खड़ी हूँ, या मैंने कहीं उसके भीतर एक गिल्ट दिया है, एक दूसरा रास्ता दिखाया है कि ये देखिए। तो मैं एक स्त्रीवादी लेखिका कहलाने को तैयार हूं। आप मुझे बार बार कहें और ये कहें कि ये खांचे में लिखती हैं, मैं कहती हूँ मैं खांचा तोड़ती हूँ, क्योंकि आप खांचे में कैद करते हैं। मैं पिंजरे वाली मुनिया की कहानी नहीं कहूँगी, मैं शीला की जवानी की कहानी कहूँगी, तो जो किसी के हाथ आने वाली नहीं है। वो खुद मुख्तार है और अपने जीवन के फैसले खुद लेती है। आज आप सब ने मेरी बात सुनी, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, बहुत डिस्टर्बेंस रही। कैलाश जी बहुत शुक्रिया, साधना कृष्ण, वंदना वाजपेयी, मनोज मेधा झा, आरती जी, पापोरी, मिश्रा जी, भावना शेखर, वंदना, शोभा, उषा दीदी, प्रतिमा सिन्हा, आप सब जितने भी साथी आए हैं, बाद में आप सबको फिर अलग से मैं धन्यवाद दूंगी। शुक्रिया, मुझे इतनी देर आप लोगों ने इतनी डिस्टरबेंस के बावजूद सुना। कैलाश जी, आपने फोक ब्रेन पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानती हूँ कि वीडियो 3 पार्ट में हो गए हैं, आपको दिक्कतें आएंगी। कुमुद रंजन झा, शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं, फिर बात होती है। मैं चलती हूँ, शाम हो गई, चाय पीजिए, शाम का आकाश देखिए। धन्यवाद, नमस्ते। संजय जी नमस्ते, आप भी आए, अरे वाह, नमस्ते। आरती झा जी नमस्ते, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय, स्त्रीवादी सलाम।